दोस्तों ये पार्ट 2 है नवंबर के करंट अफेयर्स का। नवंबर का करंट अफेयर 2020 का ये पार्ट 2 सेक्शन। देखिए G20 की बात करते हैं, ये सुर्खियों में क्यों है। तो प्रधानमंत्री ने सऊदी अरब द्वारा आभासी प्रारूप वर्चुअल फॉर्मेट में आयोजित किए गए G20 के 15वें शिखर सम्मेलन बैठक में भाग लिया था। G20 या ग्रुप ऑफ 20 के बारे में हम देखते हैं। ग्रुप ऑफ 20 एक अंतर्राष्ट्रीय मंच है जो विश्व की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं को एक मंच पर लाता है। इसके सदस्य की भागीदारी वैश्विक जीडीपी में 80% है। इसके जो सदस्य है उसकी भागीदारी वैश्विक जीडीपी में 80% है, वैश्विक व्यापार में 75% है और वैश्विक जनसंख्या में 60% से अधिक है। 1999 से प्रत्येक वर्ष इस मंच की बैठक होती है। तो 1999 में जो है G20 की बैठक पहली बार शुरू हुई थी और 1999 से प्रत्येक वर्ष इस मंच की बैठक होती है, जिससे वर्ष 2008 में राष्ट्र अध्यक्षों और सरकारों की भागीदारी के द्वारा एक वार्षिक शिखर सम्मेलन के रूप में आयोजित किया जाता है। तो 2008 से जो है इसको वार्षिक रूप से आयोजित किया जा रहा है। तो शिखर सम्मेलन के अलावा पूरे वर्ष के दौरान मंत्री स्तरीय बैठकें, शेर्पा बैठकें, वार्ता को अंतिम प्रारूप देने और नेताओं के बीच आम सहमति बनाने के लिए कार्य समूह और विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। G20 जो ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ है, इसका उद्देश्य क्या है, इसे क्यों बनाया गया है। तो वैश्विक आर्थिक स्थिरता एवं सतत विकास प्राप्त करने के लिए अपने सदस्यों के बीच में नीतिगत समन्वय को बनाए रखता है, जोखिम को कम करने तथा भविष्य के संभावित वित्तीय संकटों की रोकथाम के लिए वित्तीय विनियमन को प्रोत्साहित करता है तथा एक नवीन अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संरचना का निर्माण करता है। तो G20 का जो कार्यशील ट्रैक है वो 2 है, एक है वित्तीय फाइनेंस ट्रैक है, दूसरा शेरपा ट्रैक है। तो फाइनेंस ट्रैक के इसमें प्रमुख रूप से वैश्विक आर्थिक वित्तीय मुद्दे होते हैं, जो कि मौद्रिक, राजकोषीय और विनिमय दर नीतियों और अवसंरचना, निवेश, वित्तीय समावेश, अंतर्राष्ट्रीय कराधान पर ध्यान दिया जाता है। शेरपा ट्रैक के अंतर्गत क्या होता है कि इसमें व्यापक मुद्दे जैसे कि राजनीतिक संबद्धता, भ्रष्टाचार का विरोध, विकास, व्यापार, लैंगिक समानता, ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन आदि पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। G20 का कोई अस्थायी सचिवालय नहीं है, ठीक है। G20 का कोई अस्थायी सचिवालय नहीं है। इसकी कार्यसूची और गतिविधियां सदस्यों के आपसी सहयोग से विभिन्न सदस्यों को चक्रीय क्रम में अध्यक्षता प्रदान करके निर्धारित की जाती है, ठीक है। G20 का कोई अस्थायी सचिवालय नहीं है। एक ट्रोइका नेता के रूप में काम करने वाले 3 लोग G20 के भीतर निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए कार्य करता है। इसमें इन 3 देशों के प्रतिनिधि होते हैं, जिसमें से एक आयोजन करने जा रहा है, दूसरा पूर्ववर्ती आयोजक और तीसरा भावी आयोजक होता है। इसमें 3 सदस्य होते हैं जो इसका आयोजन करते हैं। सबसे पहले जो पहले का जो आयोजक था वो रहता है, तीसरा भावी आयोजक 2 बाद में होने वाला है और एक प्रभावी होता है, जिसको वो जो 3 देश होते हैं जिसमें एक आयोजक जो आयोजन करने जा रहा है। तो वर्तमान में ट्रोइका देश सऊदी अरब, इटली और इंडोनेशिया है। कि सऊदी अरब में पिछले साल हुआ था, इस बार इटली में हुआ था और अगले साल इंडोनेशिया में होगा। तो G20 को कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का समर्थन प्राप्त है, जिसमें वित्तीय स्थिरता बोर्ड, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और आर्थिक सहयोग विकास संगठन OECD, संयुक्त राष्ट्र, विश्व बैंक और विश्व व्यापार संगठन शामिल हैं। G20 का महत्व क्या है। तो G20 विकासशील देशों, विशेष रूप से निम्न आय वाले देशों के साथ मिलकर काम करता है। G20 जो है ये विकासशील देशों, विशेष रूप से निम्न आय वाले देशों के साथ मिलकर काम करता है, ताकि इन देशों को राष्ट्रीय स्तर पर संचालित अपनी नीतियों और प्राथमिकताओं को लागू करने में सहायता प्राप्त हो सके। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहमत विकास लक्ष्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक है। G20 आर्थिक समृद्धि और विकास का समर्थन करने के लिए नीतिगत सुगमता, विश्लेषण और व्यवहारिक उपकरण प्रदान करता है। G20 वैश्विक समृद्धि और समावेशी विकास के लिए सक्षम वातावरण बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अवसरों का पूर्ण लाभ उठाने के लिए वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने और विकास को बढ़ावा देने और संकटों से बचने और उनका प्रबंधन करने में G20 के प्रयास महत्वपूर्ण होते हैं। इसकी प्राथमिकताओं में शामिल अन्य मुद्दों में रोजगार, बाजार में महिलाओं की उन्नति, सतत विकास के लिए एजेंडा 2030, जलवायु परिवर्तन, वैश्विक स्वास्थ्य, आतंकवाद का विरोध और समावेशी उद्यमशीलता आदि शामिल हैं।
इसकी सदस्यता सभी महाद्वीपों से विकसित और उभरते दोनों बाजारों को दर्शाती है, जिससे ये वैश्विक प्रतिनिधि और विश्व के सबसे प्रभावशाली वैश्विक मंच के रूप में महत्वपूर्ण हो गया है। भारत और G20 भारत G20 का एक संस्थापक सदस्य है। देखो, भारत जो है वो G20 का एक संस्थापक सदस्य है और इसने नए विचारों को प्रस्तावित करने और समाधान खोजने में सक्रिय भूमिका निभाई है। पिछले कुछ G20 शिखर सम्मेलनों में भारत ने जो प्रस्ताव दिए उनमें से कुछ निम्नलिखित हैं। आतंकवाद पर अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई की आवश्यकता है, क्योंकि आतंकवाद की जड़ें किसी अन्य देश में भी हो सकती है। किसी तीसरे देश में षड्यंत्र रचे जा सकते हैं। इसका वास्तविक लक्ष्य संभवतः भारत जैसा कोई अन्य देश हो। आर्थिक अपराधी। भारत द्वारा G20 में भारत और अन्य देशों के लिए आर्थिक अपराधियों से निपटने के प्रयास को एक गंभीर नीतिगत चुनौती के रूप में प्रस्तुत किया गया। आर्थिक अपराधी प्रायः किसी एक देश में अपराध करते हैं और कानूनी प्रक्रिया से बचने के लिए अपने देश से पलायन कर जाते हैं। वैश्विक कराधान G20 ने पहले ही इस तथ्य का संज्ञान लिया था कि जिसके लिए अपने आधार क्षरण और लाभ स्थानांतरण बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग BEPS ढांचे का प्रतिपादन किया गया। नई डिजिटल प्रौद्योगिकी। यद्यपि आर्थिक समृद्धि और सामाजिक विकास के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकी के लाभ अच्छी तरह से ज्ञात हैं, किंतु गोपनीयता, डेटा सुरक्षा और डिजिटल गवर्नेंस जैसे कुछ मुद्दे हैं जिन्हें उचित रूप से समझाना जाना शेष है। G20 की उपलब्धियां क्या क्या है? G20 की प्रमुख उपलब्धियों में सम्मिलित है, जैसे वर्ष 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट के दौरान आपातकालीन निधि का त्वरित परिनियोजन, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों में सुधार जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय एवं कर प्रणाली में सुधार, G20 OECD आधार क्षरण और लाभ हस्तांतरण, BEPS परियोजना और कर पारदर्शिता मानकों के कार्यान्वयन के माध्यम से राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों की निगरानी में सुधार, उन बाजारों में वित्तीय नियामक निकायों की गुणवत्ता को बढ़ावा देना जिनकी राजकोषीय और मौद्रिक नीति ने संकट उत्पन्न किया है। कोविड-19 वैश्विक महामारी के जारी प्रकोप के दौरान G20 ने पहले अपने क्षेत्र में अर्थव्यवस्थाओं और क्षति आपूर्ति श्रृंखलाओं के समर्थन के लिए कई उपाय किए हैं। G20 ने WHO, IMF जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को भी अपना सहयोग दिया है। G20 ने वैश्विक अर्थव्यवस्था में $5 ट्रिलियन से अधिक की आपूर्ति करने की प्रतिबद्धता दर्शाई है। WHO की अगुवाई वाली कोविड-19 एकजुटता प्रतिक्रिया निधि सॉलिडेरिटी रिस्पॉन्स फंड में योगदान दिया है। G20 ने व्यापार सुविधा समझौते के अनुसमर्थन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। WTO के अनुमान के अनुसार इससे वर्ष 2030 तक वैश्विक GDP में लगभग 5.4 से 8.7% के बीच बढ़ोतरी हो सकती है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की ऋण देने की क्षमता को बढ़ाने और कल्पित बैंकिंग प्रणाली शैडो बैंकिंग सिस्टम पर समृद्ध जानकारी एकत्रित करने में इनकी भूमिका महत्वपूर्ण है। केवल 20 आधिकारिक सदस्यों के साथ G20 त्वरित निर्णय लेने और नई चुनौतियों के प्रति अनुकूल होने में पर्याप्त रूप से कुशल है। इसकी सफलता की कुंजी अनौपचारिक रूप से ईमानदारी पूर्वक सार्थक और विचार विमर्श में संलग्न होने की समूह की क्षमता और उसकी आम सहमति के बनाने के लिए प्रतिबद्धता है। G20 की समक्ष चुनौती क्या क्या है? तो G20 में एक उद्देश्य ढांचे का अभाव है, ठीक है ना। G20 जो कंट्रीज है उसमें एक उद्देश्य और ढांचे का अभाव है, जिसके माध्यम से लक्ष्यों का निर्धारण और उनकी दिशा में प्रगति को मापा जा सके। प्रत्येक मेजबान देश द्वारा प्रत्येक वार्षिक बैठक में कोई नया आयाम जोड़ देने के कारण इसका एजेंडा अस्थिर रहा है। प्रत्येक देश जो अध्यक्ष पद ग्रहण करता है G20 पर अपनी छाप छोड़ना चाहता है, इसलिए प्रत्येक देश अपने स्वयं के दृष्टिकोण से कुछ मुद्दों को शामिल करने का प्रयास करता है। जैसे जापान ने ओसाका शिखर सम्मेलन में एजिंग एंड सोसाइटी 5 प्रौद्योगिकी आधारित और मानव केंद्रित समाज जापान द्वारा दी गई अवधारणा को शामिल किया गया था। इसकी सदस्यता की विशिष्ट प्रकृति के कारण इसकी आलोचना की जाती रही है। ये समूह वैश्विक अर्थव्यवस्था के एक बड़े हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है और इसके पहले और गैर सदस्य देशों को भी प्रभावित कर सकते हैं। आलोचक इस समूह में अफ्रीकी देशों के असंगत गैर प्रतिनिधित्व के प्रश्न को भी उठाते रहे हैं। G20 शिखर सम्मेलन में पारित किए गए सभी प्रस्तावों को पूरी तरह से लागू नहीं किया गया है, क्योंकि G20 समूह के निर्णय निर्धारण में विश्व के केवल 10% देश ही शामिल हैं, जिससे संगठन के आधार को क्षति पहुंचती है। G20 के अधिकार में भी कमी आई है, क्योंकि कुछ प्रमुख सदस्य कभी-कभी अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में विफल रहते हैं, जैसे कि अमेरिकी कांग्रेस के प्रतिरोध के कारण IMF में सुधार में विलंब। आगे की राहें क्या है?
तो समूह के पिछले अध्यायों द्वारा उठाए गए मुद्दों के हल होने तक उस पर वार्ता जारी रखनी चाहिए। साथ ही आगामी अध्यक्षों द्वारा उठाए गए नए मुद्दों का स्वागत किया जाना चाहिए। G20 को समूह के सभी देशों को एकजुट करने के लिए एक विजन प्रदान करना होगा, विशेष रूप से उभरते बाजारों को, जैसे कि इंडोनेशिया, भारत, ब्राजील, मैक्सिको, जो कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में नए अभिकर्ता हैं। ये प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर समन्वित प्रयासों का समर्थन करने और वैश्विक लोक कल्याण को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक है। G20 को संयुक्त राष्ट्र के साथ अपने संबंधों को मजबूत करना चाहिए, ताकि विकास को बढ़ावा देने के लिए इन संगठनों और इस संदर्भ में प्रासंगिक इसके सभी संबद्ध संस्थानों को पूर्ण नेतृत्व मिल सके। उत्तर दक्षिण असंतुलन को दूर करने के लिए अवसंरचना और खाद्य सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में भी प्रयास को बढ़ाने की आवश्यकता है। कोविड-19 वैश्विक महामारी के जारी प्रकोप के दौरान अर्थव्यवस्थाओं की पुनः बहाली के लिए मजबूत वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं का निर्माण करने और अंतर्राष्ट्रीय निवेश को बढ़ाने के लिए G20 की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होगी। शंघाई सहयोग संगठन, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन (SCO), ये भी एक संस्था है, ठीक है ना। ये भी एक वैश्विक संस्था है, ठीक है ना। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन (SCO) हाल ही में रूस के राष्ट्रपति SCO परिषद के राष्ट्र प्रमुखों की 20वीं बैठक की अध्यक्षता की थी। रूस ने अन्य संबंधित तथ्य क्या है कि यह वर्चुअल आभासी तरीके से आयोजित होने वाला प्रथम SCO शिखर सम्मेलन था, ठीक है ना। भारत ने वर्ष 2021 में SCO की 20वीं वर्षगांठ को SCO संस्कृति वर्ष के रूप में मनाने का समर्थन किया है। 2021 में SCO की 20वीं वर्षगांठ को SCO संस्कृति वर्ष रूप में मनाने का समर्थन किया है। भारत ने घोषणा की है कि वर्ष 2021 में भारत का राष्ट्रीय संग्रहालय SCO देशों की बौद्ध विरासत पर एक प्रदर्शनी का आयोजन करेगा। भारत में नए नवाचार और स्टार्टअप्स पर विशेष कार्य समूह SCO के भीतर पारंपरिक चिकित्सा पर एक समूह की स्थापना का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। भारत ने SCO में नवाचार और स्टार्टअप पर विशेष कार्य समूह और पारंपरिक चिकित्सा पर एक समूह की स्थापना का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। शंघाई सहयोग संगठन के बारे में जानते हैं। ये एक अस्थायी अंतर सरकारी राजनीतिक, आर्थिक, सैन्य संगठन है। ये एक अंतर सरकारी राजनीतिक, वार्षिक और सैन्य संगठन है। इसकी स्थापना 2001 में शंघाई में की गई थी। क्षेत्रीय विकास और सुरक्षा संबंधी मुद्दे जैसे आतंकवाद, नरजातीय अलगाववाद, धार्मिक चरमपंथवाद इसके प्रमुख केंद्रीय विषय हैं। वर्तमान में रूस और मंदारिन SCO की आधिकारिक और कामकाजी भाषा के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। वर्तमान में रूसी और मंदारिन SCO की आधिकारिक और कामकाजी भाषा के रूप में प्रयुक्त की जाती है। CSO की कार्यप्रणाली शंघाई भावना, शंघाई स्पिरिट्स पर आधारित है। ये परस्पर विश्वास, पारस्परिक लाभ, समानता, परामर्श और एक दूसरे की सांस्कृतिक विविधता के प्रति सम्मान और साझा विकास को बढ़ाने से संबंधित है। वर्किंग स्ट्रक्चर्स हो गया, जैसे कि राष्ट्र प्रमुखों की परिषद, हेड्स ऑफ स्टेट। राष्ट्र प्रमुखों की परिषद क्या थी? हेड्स ऑफ स्टेट काउंसिल HSC और SCO में निर्णय लेने वाला सर्वोच्च निकाय। सरकार के प्रमुख की परिषद, हेड्स ऑफ गवर्नमेंट काउंसिल, ये SCO का दूसरा सबसे बड़ा निकाय है, जो समूह के व्यापार और आर्थिक एजेंडे के संबंध में साथ साथ उसके वार्षिक बजट को अनुमोदन प्रदान करता है। इसके दो अस्थायी निकाय है, जैसे कि सचिवालय है, ये SCO की गतिविधियों के में समन्वय स्थापित करता है। सूचनात्मक, विश्लेषणात्मक, कानूनी, संगठनात्मक एवं तकनीकी सहयोग प्रदान करता है। क्षेत्रीय आतंकवादी रोधी संरचना, रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर्स, ये एक क्षेत्रीय आतंकवाद, अलगाववाद और कट्टरवाद से निपटने के लिए काम करता है। SCO व्यापार परिषद, बिजनेस काउंसिल एंड SCO इंटर बैंक कंसोर्टियस भी क्रमशः आर्थिक सहयोग और बैंकिंग सेवाओं के विस्तार हेतु सदस्य देशों के मध्य सहयोगात्मक संबंधों को बढ़ाने हेतु कार्यरत है। वैश्विक प्रभाव, SCO विश्व की जनसंख्या का लगभग 42% और वैश्विक GDP में लगभग 20% का प्रतिनिधित्व करता है। इसके 4 सदस्य हैं, जैसे भारत, रूस, चीन और पाकिस्तान। SCO के 4 सदस्य हैं, ठीक है ना। भारत है, रूस है, चीन है और पाकिस्तान है। परमाणु शक्ति संपन्न देश हैं। ये चारों ही परमाणु शक्ति संपन्न देश हैं और 2 सदस्य रूस और चीन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं। रशिया और चाइना ये दोनों संयुक्त राष्ट्र UNSC का स्थायी सदस्य हैं।
अब इसमें एससीओ को नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नेटो का प्रतिसंतुलक माना जाता है। दोनों संगठनों के एशिया और खाड़ी क्षेत्रों में अपने अपने भू राजनीतिक हित हैं। भूखंड के संदर्भ में एससीओ के प्रभाव का परिणाम नाटो की तुलना से अधिक है। संबंधित तथ्य क्या है कि भारतीय उपराष्ट्रपति ने एससीओ की सरकार के प्रमुख की परिषद की 19वीं बैठक की अध्यक्षता की है। 2017 में एससीओ की पूर्ण सदस्यता प्राप्त करने के पश्चात ये पहली बार है जब भारत की अध्यक्षता में शिखर स्तरीय बैठक आयोजित की गई थी। तो भारत ने एससीओ के सदस्य देशों से आतंकवाद को समर्थन देने वाले सुरक्षित ठिकानों और बुनियादी ढांचों और वित्तीय नेटवर्कों को व्यापक रूप से समाप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त कानून लागू करने का आह्वान किया था। एससीओ सदस्यों ने विश्व व्यापार संगठन में सुधार की आवश्यकता पर बल दिया, जिसमें इसके प्रमुख कार्यों जैसे कि वार्ता प्रणाली, निगरानी, विवाद समाधान में सुधार करना शामिल है। भारत ने चीन की बेल्ट एंड रोड परियोजना को समर्थन प्रदान करने से अस्वीकृत कर दिया है, जिसे अन्य सभी सदस्यों का समर्थन प्राप्त था। वर्ष 2021-2025 के लिए बहुपक्षीय व्यापार और आर्थिक सहयोग के कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए कार्य योजना को अनुमोदित किया गया है। भारत के लिए एससीओ की प्रासंगिकता। क्षेत्रीय आतंकवाद को नियंत्रित करने में एससीओ की रक्षा केंद्रित संरचना और आरएटीएस की गतिविधियों ने क्षेत्रीय आतंकवाद को रोकने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की है। अफगानिस्तान की राजनीतिक गतिशीलता में भागीदारी ये संभावना प्रकट हो रही है कि अफगानिस्तान से अमेरिका और नाटो सैन्य वालों की वापसी के उपरांत एससीओ अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाना प्रारंभ करेगा। एससीओ अफगानिस्तान संपर्क समूह जैसे वर्ष 2009 में निलंबित कर दिया गया था, जिसने वर्ष 2017 से पुनः कार्य करना शुरू कर दिया। इस प्रकार एससीओ अफगानिस्तान की राजनीतिक गतिशीलता में सम्मिलित होने के लिए भारत को एक मंच प्रदान करेगा। राजनीतिक एससीओ के वार्षिक सम्मेलन के दौरान भारत को क्षेत्रीय देशों के साथ द्विपक्षीय संबंधों को नए तरीके से शुरू करने का अवसर प्राप्त होगा। ये मंच भारत को यूरेशियन क्षेत्र के मामलों में अधिक भागीदारी करने का अवसर प्रदान करेगा। भारत मध्य एशिया में पाकिस्तान के प्रभाव को भी कम कर सकता है। एससीओ राजनीतिक रूप से कमजोर मध्य एशिया क्षेत्र की गतिशीलता को आकार प्रदान करने में भी भारत को एक प्रमुख हितधारक बनाता है। ज्ञातव्य है कि इस क्षेत्र में आतंकवाद और मादक द्रव्य तस्करी का अत्यधिक प्रसार है। आर्थिक मध्य एशिया लौह क्षेत्र कोयला, तेल, गैस, स्वर्ण, सीसा, जस्ता, मोलिब्डेनम, यूरेनियम आदि में समृद्ध क्षेत्र है, जो निवेश के लिए अत्यधिक अवसर प्रदान करता है। एससीओ ने भारत की आर्थिक कूटनीति रूस, चीन और पाकिस्तान पर कम और मध्य एशिया क्षेत्र पर अधिक केंद्रित है। संपर्क जैसे कि भारत की लंबित ऊर्जा परियोजना जैसे कि तपी, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया, तपी पाइपलाइन, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया पाइपलाइन, आईपीआई, ईरान, पाकिस्तान, इंडिया पाइपलाइन और सीएसए, सेंट्रल एशिया, साउथ एशिया। 1000 विद्युत पारेषण परियोजनाओं जो कि पाकिस्तान के कारण रुकी हुई हैं, एससीओ के माध्यम से आवश्यक प्रोत्साहन मिल सकता है। एक 1000 विद्युत पारेषण परियोजनाएं जो पाकिस्तान के कारण रुकी हुई है, उन्हें एससीओ के माध्यम से आवश्यक प्रोत्साहन मिल सकता है। एससीओ में भारत के लिए चुनौतियां क्या क्या है? तो चीन का प्रभुत्व। एससीओ चीन के प्रभुत्व वाला संगठन है। भारत को छोड़कर सभी सदस्यों ने बेल्ट एंड रोड पर इनिशिएटिव का समर्थन किया है। भारत को छोड़कर सभी सदस्यों ने, यानी भारत को छोड़कर जो सदस्य बचते हैं उसमें रूस, पाकिस्तान और चाइना है, सभी ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का समर्थन किया है। बीआरआई भारत के लिए चिंता का विषय है क्योंकि चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा सीपीईसी पूर्णतः भारत की संप्रभुता का उल्लंघन करता है। चीन पाकिस्तान का समर्थन कर इस क्षेत्र में भारत के प्रभाव को सीमित या संतुलित करने का प्रयास कर सकता है। पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद का नियंत्रण। चीन सदैव भारत में हुई आतंकी गतिविधियों में पाकिस्तान की संलिप्तता की उपेक्षा करता रहा है। चीन सदैव भारत में हुई आतंकी गतिविधियों में पाकिस्तान की संलिप्तता की उपेक्षा करता रहा है। इस कारण पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को नियंत्रित करने में एससीओ बहुत प्रभावी सिद्ध नहीं हो सका है। विश्व की विश्वास की कमी। एससीओ में चीन पाकिस्तान की दूरी के कारण भारत के सामने आने वाली कठिनाइयों में रूस और चीन की बढ़ती निकटता और आर्थिक वृद्धि रही है। अन्य सदस्य देशों का भी पाकिस्तान के प्रति काफ़ी झुकाव है। अन्य सदस्य देशों का भी
अन्य सदस्य देशों का भी पाकिस्तान के प्रति काफ़ी झुकाव है, जिससे इससे संगठन में भारत के अलग-अलग पड़ने का खतरा है। इस संगठन में भारत के अलग-थलग पड़ने का खतरा है। मध्य एशिया और उसके बाहर संपर्क का अभाव है। वर्तमान में भारत और अफगानिस्तान के मध्य प्रत्यक्ष भूमि संपर्क तथा पाकिस्तान के बाहर से सीधे भूमि संपर्क के रणनीतिक रूप से न होने से मध्य एशिया व यूरेशिया के साथ संपर्क में एक बड़ी बाधा उत्पन्न होती है। मध्य एशिया के साथ भारत का द्विपक्षीय व्यापार चीन के 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर की तुलना में केवल लगभग 2 बिलियन डॉलर अमेरिकी डॉलर है। मध्य एशिया के साथ भारत का द्विपक्षीय व्यापार जो है चीन के 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर की तुलना में 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। भारत के लिए आगे की राहें क्या क्या हैं? तो चीन के प्रभुत्व के विरुद्ध स्वतंत्र पक्ष बनाए रखना। BRI पर भारत ने अपने दृष्टिकोण को स्पष्ट कर दिया है कि संपर्क परियोजनाओं को संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का अवश्य सम्मान करना चाहिए। SCO में भारत के हितों को प्रोत्साहित करने के लिए भारत रूस कूटनीतिक संबंधों और मध्य एशिया क्षेत्र के भारत के सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक संबंधों का संपर्क का लाभ उठाया जा सकता है। संपर्क परियोजना को पुनर्जीवित करना। चाबहार बंदरगाह के खोलने और अशगाबाद समझौते के प्रवर्तन को यूरेशिया में मजबूत उपस्थिति दर्ज कराने के लिए प्रयुक्त किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के ये मध्य एशिया में आर्थिक जुड़ाव को बढ़ाने का मार्ग प्रशस्त होगा, जिसके प्रतिफल में भारत का इस क्षेत्र के साथ संबंध अपरिहार्य हो जाएगा। पाकिस्तान को रचनात्मक रूप से जोड़ना। हाल ही में रूस ने भारत के अनुरोध पर पाकिस्तान के साथ सख्त संबंध स्थापित नहीं करने का निर्णय लिया है। भारत को SCO में अपने पक्ष में समर्थन जुटाना चाहिए कि पड़ोसी देशों तक विस्तृत इसकी संपर्क परियोजनाओं में पाकिस्तान द्वारा कोई अवरोध उत्पन्न न किया जाए। एक रचनात्मक भूमिका निभाना। भारत मध्य एशिया में युवाओं को कट्टरवाद से दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। भारत को संस्कृति, व्यंजन, शिक्षा आदि के क्षेत्र में अपनी सॉफ्ट पावर का लाभ उठाना चाहिए ताकि वे अपनी संलग्नता के स्तरों में वृद्धि कर सके। इसमें भारत की स्थिति मजबूत होगी। पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन ओपेक। पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन कौन है? ओपेक है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ओपेक। सुर्खियों में क्यों है? ओपेक सचिवालय ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ओपेक इंडिया संवाद, ओपेक इंडिया डायलॉग की चतुर्थ उच्च स्तरीय बैठक की मेजबानी की है। ये अन्य संबंधित तथ्य क्या है? यह बैठक कोविड-19 के निहितार्थों पर संकेंद्रित थी। इसमें महामारी के परिणामों और विश्व अर्थव्यवस्था तथा ऊर्जा बाजार दोनों पर इसके महत्वपूर्ण प्रभावों पर चर्चा की गई है। इस चर्चा में तेल तथा कोविड-19 के उपरांत उत्पन्न होने वाले परिदृश्य दोनों में शामिल किया गया है। ओपेक ने इस बात को दोहराया है कि निर्माता उपभोक्ता संवाद के लिए भारत के समर्थन ने तेल बाजार की स्थिरता को आगे बढ़ाने में संगठन की सफलता में बहुत योगदान दिया है। निर्माता उपभोक्ता संवाद वस्तुतः ऊर्जा के मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री स्तरीय अनौपचारिक वैश्विक वार्ता की एक प्रक्रिया है। वर्तमान में इसमें 60 प्रमुख ऊर्जा उत्पादक देश सम्मिलित हैं। इसमें बिजनेस फोरम के अंतर्गत आने वाले उद्योग भी शामिल हैं। इस संवाद के दौरान भारत ने ओपेक के सदस्य देशों को सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल के अंतर्गत 6.5 MMT वाणिज्यिक और सह-सामरिक पेट्रोलियम भंडारण की स्थापना के लिए निवेश करने हेतु आमंत्रित किया है। इस बैठक में एशियाई प्रीमियर और आवधिक अनुबंध टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स के मुद्दे पर भी चर्चा हुई है। ओपेक के विषय में ओपेक 13 तेल निर्यातक देशों का एक अस्थायी अंतर सरकारी संगठन है। इसे मूल रूप से ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला ने सितंबर 1960 में बगदाद सम्मेलन में स्थापित किया था। ओपेक का उद्देश्य क्या है? ओपेक का उद्देश्य सदस्य देशों के माध्यम से पेट्रोलियम नीतियों का समन्वय और एकीकरण करना है, जिससे पेट्रोलियम उत्पादों के लिए उचित और स्थिर कीमतें सुरक्षित हो सकें। उपभोक्ता राष्ट्रों को पेट्रोलियम की शुरुआत वहनीय और नियत आपूर्ति संभव होगी। उद्योग में निवेश करने वालों को पूंजी पर उचित प्रतिफल प्राप्त होगा। वियना में स्थित ओपेक सचिवालय ओपेक का कार्यकारी अंग है। मुख्यालय के रूप में भी काम करता है। वियना। ज्ञातव्य है कि ओपेक प्लस 3 में 13 ओपेक सदस्य देशों के आंतरिक गैर ओपेक तेल उत्पादक देश जैसे कि अजरबैजान, बहरीन, ब्रुनेई, कजाकिस्तान, मलेशिया, मैक्सिको, ओमान, रूस, दक्षिण सूडान आदि सम्मिलित है।
वर्तमान अनुमानों के अनुसार विश्व के 79.4% परमाणु तेल भंडार ओपेक सदस्य देशों में स्थित है। इनमें से अधिकांश ओपेक के तेल भंडार मध्य पूर्व में अवस्थित है, जो ओपेक के कुल भंडार का 64.5% है। भारत ओपेक का सदस्य नहीं है। भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक देश है। इसका 78% कच्चा तेल, 59% द्रवित पेट्रोलियम गैस और एलपीजी और लगभग 38% एलएनजी की मांग को ओपेक द्वारा पूर्ण किया जाता है। भारत की तेल की मांग वर्ष 2019 से 4.7 बिलियन बैरल प्रतिदिन से बढ़कर 2045 में $10.7 मिलियन बैरल प्रतिदिन होने का अनुमान है। एशियन प्रीमियम ओपेक देशों द्वारा तेल क्रय करते समय एशियाई देशों को वसूल किया जाने वाला अतिरिक्त शुल्क है। एशियन प्रीमियम ओपेक देशों द्वारा तेल विक्रय करते समय एशियाई देशों से वसूल किया जाने वाला अतिरिक्त शुल्क है। ज्ञातव्य है कि भारत इस स्पर्धा के विरुद्ध अपना असंतोष प्रकट करता रहा है। इसकी शुरुआत 1986 में किए गए बाजार उन्मुख क्रूड कच्चा तेल मुख्य निर्धारण के दौरान की गई थी। वैश्विक बाजार में 3 महत्वपूर्ण बेंचमार्क हैं जो संबंधित भौगोलिक क्षेत्रों में उत्पादित तेल की लागत का प्रतिनिधित्व करता है, जैसे कि ब्रेंट यूरोपीय बाजार के स्वीट ऑयल का प्रतिनिधित्व करता है। बेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट अमेरिकी बाजार का प्रतिनिधित्व करता है। बेंट यूरोपीय का, बेस्ट अमेरिका और दुबई ओमान के लिए मध्य पूर्व और एशियाई बाजार का प्रतिनिधित्व करता है। दुबई और ओमान अमेरिका और यूरोपीय बाजार को यहाँ लाभ प्राप्त है क्योंकि उनके बाजार और मूल्य फ्यूचर डेटिंग पर आधारित होते हैं तथा कच्चे तेल के बाजार में आने वाले प्रत्येक उतार चढ़ाव को शामिल करते हैं। दूसरी ओर चूंकि एशिया का प्रतिनिधित्व दुबई और ओमान द्वारा किया जा रहा है, इनका कोई व्युत्पन्न डेरिवेटिव व्यापार नहीं है, इस कारण इन्हें वह लाभ प्राप्त नहीं होता। अतः एशियाई देशों से लिया जाने वाला मूल्य यूरोप और अमेरिका की तुलना में $1 से $2 अधिक बना हुआ है। इस मूल्य अंतर को एशियन प्रीमियम कहा जाता है। भारत ओपेक के संबंध क्या है? ईरान पर प्रतिबंध है। संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ साथ ओपेक के विभिन्न सदस्य देश ईरान से आयात में कटौती करने का दबाव बना रहे हैं। इसने भारत के लिए गंभीर आपूर्ति चिंताओं को उत्पन्न किया है। एशियन प्रीमियम सऊदी अरब जो है वो प्रीमियम वसूल करता है। ये प्रीमियम ओपेक देशों द्वारा तेल विक्रय करते समय एशियाई देशों से वसूल किया जाने वाला अतिरिक्त शुल्क है। विदेशी मुद्रा की कमी ओपेक सदस्य राष्ट्रों के साथ व्यापार मुख्यतः अमेरिकी डॉलर या यूरो में होती है। ये भारत के विदेशी मुद्रा रिजर्व को कम करता है। बाजार की अस्थिरता, प्रतिस्पर्धा और उत्पादन समायोजन के कारण तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव होता है। इससे रुपये की अस्थिरता और आयात प्रबंधन को बनाए रखना कठिन हो जाता है। निष्कर्ष क्या है कि ओपेक को वैश्विक स्तर पर प्रतिभागितापूर्ण मूल्य निर्धारण तंत्र निर्मित करने के लिए भेदभावपूर्ण एशियन प्रीमियम को समाप्त करना चाहिए। इसके अतिरिक्त चालू खाते के घाटे को कम करने और ओपेक देशों के साथ व्यापार में सुधार के लिए कच्चे तेल को खरीदने हेतु डॉलर या यूरो के स्थान पर रुपये का उपयोग करने की आवश्यकता है। भारत और परमाणु निरस्त्रीकरण इंडियन एंड न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट निरस्त्रीकरण। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने परमाणु निरस्त्रीकरण पर भारत द्वारा प्रायोजित 2 संकल्प रिजोल्यूशन को अंगीकृत किया। ये संकल्प परमाणु हथियारों के प्रयोग के संबंध में निषेध और अभिसमय, कन्वेंशन ऑन द प्रोहिबिशन ऑफ द यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स एंड परमाणु खतरों को कम करना, रिड्यूसिंग न्यूक्लियर डेंजर। ये संकल्प परमाणु निरस्त्रीकरण के लक्ष्य के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को प्रकट करता है। रेजोल्यूशन के विषय में अधिक जानकारी, जैसे कि परमाणु हथियार के प्रयोग के संबंध में निषेध पर अधिनियम संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत द्वारा वर्ष 1982 में प्रस्तावित किया गया था। इस संकल्प में जिनेवा में हुए निरस्त्रीकरण पर सम्मेलन से किसी भी परिस्थिति में परमाणु हथियारों का उपयोग करने या उपयोग करने की धमकी देने का निषेध करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वार्ताएं प्रारंभ करने का अनुरोध किया गया था। परमाणु खतरों को कम करना, रिड्यूसिंग न्यूक्लियर डेंजर से संबंधित संकल्प को वर्ष 1998 में प्रस्तावित किया गया था। इसमें परमाणु हथियारों को अनभिप्रेत और आकस्मिक उपयोग के जोखिम पर विश्व समुदाय का ध्यान आकर्षित किया गया है। साथ ही यह परमाणु सिद्धांतों की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता को भी रेखांकित करता है। यह परमाणु हथियारों की डी-अलर्टिंग और डी-टारगेटिंग के माध्यम से
ऐसे जोखिम को कम करने के लिए ठोस कदमों की मांग करता है। परमाणु निरस्त्रीकरण न्यूक्लियर डिसआर्ममेंट के बारे में। परमाणु निरस्त्रीकरण परमाणु हथियारों को कम करने और समाप्त करने का कार्य है। ये परमाणु हथियार मुक्त विश्व न्यूक्लियर वेपन्स फ्री वर्ल्ड की अंतिम स्थिति भी हो सकती है। इसमें परमाणु हथियार पूर्णतः समाप्त हो जाएंगे। पूर्ण परमाणु निरस्त्रीकरण की ओर अग्रसर करने वाली प्रक्रिया का वर्णन करने के लिए डीन्यूक्लियराइजेशन परमाणु हथियारों का प्रयोग नहीं करना था शब्द का प्रयोग किया जाता है। वर्ष 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी पर संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा परमाणु बम गिराए जाने के बाद से परमाणु हथियारों के विनाशकारी प्रभावों ने विश्व के हथियार नियंत्रण और निरस्त्रीकरण उपायों को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित किया है ताकि परमाणु हथियारों के उपयोग के खतरे को कम किया जा सके। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 1946 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाए गए प्रथम संकल्प में परमाणु हथियारों को समाप्त करने की मांग की थी। इस संकल्प को अपनाए जाने के बाद परमाणु ऊर्जा इत्यादि की खोज से संबंधित समस्याओं से निपटने के लिए एक आयोग की स्थापना की गई थी। साथ ही ये भी निर्णय लिया गया था कि आयोग राष्ट्रीय आयुध में से परमाणु हथियारों व सामूहिक विनाश के अन्य हथियारों के उन्मूलन हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत करेगा। वैश्विक परमाणु निरस्त्रीकरण में भारत की भूमिका क्या है? तो भारत बहुपक्षीय परमाणु निरस्त्रीकरण और अप्रसार प्रयासों का सदैव प्रबल समर्थक रहा है। कई अवसरों पर भारत ने सार्वभौमिकपूर्ण और भेदभावपूर्ण निरस्त्रीकरण प्राप्त करने के लिए एक प्रेषक बल बनने की भूमिका निभाने के अवसर पर दुरुपयोग किया है। वर्ष 1965 में भारत 18 राष्ट्र निरस्त्रीकरण समिति ने गुट निरपेक्ष 8 राष्ट्रों में से एक था जिसने निरस्त्रीकरण और अप्रसार को पृथक कर देखे जाने का पक्ष समर्थन किया था। भारत ने परमाणु हथियार अप्रसार संधि ट्रीटी ऑन द नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, इसे आमतौर पर अप्रसार संधि नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी NPT की भी कहा जाता है, पर हस्ताक्षर करने का विरोध किया है। भारत इस संधि को भेदभावपूर्ण मानता है। ज्ञातव्य है कि यह संधि विश्व को परमाणु क्षमता संपन्न समूह तथा परमाणु क्षमता से वंचित समूह में विभाजित करता है। भारत ने वर्ष 1988 में निरस्त्रीकरण पर संयुक्त राष्ट्र महासभा के एक विशेष सत्र के समक्ष पूर्ण और सार्वभौमिक परमाणु निरस्त्रीकरण पर एक व्यापक प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है, जिसे राजीव गांधी कार्य योजना के नाम से भी जाना जाता है। भारत ने व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि CTBT पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। भारत ने व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी CTBT पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। इसका कारण यह है कि यह संधि परमाणु हथियार संपन्न राष्ट्रों द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर परमाणु हथियारों को समाप्त करने संबंधी प्रतिबद्धता को सम्मिलित करने में विफल सिद्ध हुई है। ज्ञातव्य है कि भारत ने मई 1998 से ही स्वैच्छिक परमाणु परीक्षण स्थगन का पालन किया है। वर्ष 2003 में अपने परमाणु सिद्धांत के माध्यम से भारत ने वैश्विक सत्यापन युग और गैर भेदभावपूर्ण परमाणु निरस्त्रीकरण के द्वारा परमाणु हथियार मुक्त विश्व के लक्ष्य हेतु अपनी निरंतर प्रतिबद्धता पर बल दिया है। भारत ने हाल ही में परमाणु हथियार निषेध संधि ट्रीटी ऑन प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स के प्रवर्तन का भी विरोध किया है। इस संधि के विषय में भारत का मानना है कि निरस्त्रीकरण हेतु व्यापक साधन नहीं है, क्योंकि यह परमाणु शस्त्रीकरण के सत्यापन की उपेक्षा करता है। भारत का मत है कि जिनेवा आधारित निरस्त्रीकरण पर सम्मेलन एकल बहुपक्षीय निरस्त्रीकरण वार्ता मंच है। भारत एक गैर भेदभावपूर्ण सार्वभौमिक सत्यापन योग्य विखंडनीय पदार्थ कटौती संधि का समर्थन भी कर रहा है, जिस पर निरस्त्रीकरण पर सम्मेलन में चर्चा की जा रही है। FMCT एक प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। यह परमाणु हथियारों के दो मुख्य घटक अत्यधिक संवर्धित यूरेनियम और प्लूटोनियम के उत्पादन को प्रतिबंधित करेगा। निरस्त्रीकरण पर सम्मेलन कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्ममेंट इस गठन वर्ष 1979 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के निरस्त्रीकरण के प्रति समर्थित प्रथम विशेष सत्र 1978 के दौरान सदस्य देशों के मध्य सहमति होने पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के बहुपक्षीय निरस्त्रीकरण वार्ता मंच के रूप में किया गया था। 1996 में CTBT की वार्ता के समापन के उपरांत से निरस्त्रीकरण पर सम्मेलन पर गतिरोध बना हुआ है। ये सम्मेलन अपनाए जाने वाले कार्यक्रमों पर सर्वसम्मति प्राप्त करने और इस प्रकार से विधिवत प्रस्तावित मूल विचार विमर्श पर पहुंचने में सक्षम नहीं हुआ है। परमाणु निरस्त्रीकरण पर भारत के दृष्टिकोण के समक्ष चुनौतियां क्या क्या हैं? परमाणु हथियारों का निरंतर जारी आधुनिकीकरण।
हालांकि उस समय के साथ परमाणु हथियारों की संख्या में गिरावट जारी है, परंतु सभी परमाणु राष्ट्र या तो नव हथियार प्रणालियों को विकसित कर रहे हैं या तैनात कर रहे हैं या उन्हें ऐसा करने के लिए अपने आशय की घोषणा की है। उदाहरण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका एक लघु परमाणु हथियार विकसित कर रहा है। ये हथियार की शक्ति में संकुचित करना और उसका सामरिक अनुप्रयोग करना संभव करेगा। चीन और रूस हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स विकसित कर रहे हैं। चीन और रूस जो है हाइपरसोनिक ग्लाइड विकसित कर रहे हैं। रूस संभवतः एक परमाणु सशस्त्र और परमाणु शक्ति चलित जल के भीतर गति करने वाला वाहन विकसित कर रहा है। रूस क्या कर रहा है कि परमाणु सशस्त्र व परमाणु शक्ति से चलित जल के भीतर गति करने वाला वाहन विकसित कर रहा है। प्रमुख परमाणु शक्तियों के मध्य आम सहमति का अभाव है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने वर्ष 1987 में इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेस संधि से स्वयं को अलग कर लिया। साथ ही रूस ने भी औपचारिक रूप से इसके अंतर्गत अपने दायित्वों को निलंबित कर दिया। रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य सामरिक आक्रामक शस्त्र कटौती और परिसीमन संधि को फरवरी 2021 से आगे ले जाने पर अनिश्चितता विद्यमान है। वर्ष 2019 के दौरान उत्तर कोरिया और संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य न्यूक्लियराइजेशन पर चर्चा में अवरोध उत्पन्न हो गया था। इसके अतिरिक्त 2019 अंत तक ईरान परमाणु समझौता भी काफ़ी सीमा तक गैर कार्यात्मक हो गया था। भारत के प्रति वैश्विक धारणा क्या है? परमाणु हथियारों से लैस देश के रूप में भारत विश्वसनीय न्यूनतम परमाणु निवारक के सिद्धांत को अपनाता है, जो पहले प्रयोग न करना के दृष्टिकोण पर आधारित है, परंतु अंतर्राष्ट्रीय समुदाय समय समय पर भारत की इस विचारधारा से विसंगतियां देखता है। साथ ही परमाणु निरस्त्रीकरण को सक्रिय रूप से बढ़ावा देने में उसकी क्षमता में भी असंगति को इंगित करता है, भले ही यह सक्रिय रूप से अपनी परमाणु क्षमता नहीं बढ़ा रहा हो। भारत की क्षेत्रीय सुरक्षा दुविधा। भारत की रक्षा नीतियों में क्षेत्रीय घटनाओं जैसे कि पाकिस्तान द्वारा सामरिक परमाणु हथियारों का विकास किया जाना और चीन के साथ उनके निकट संबंध के कारण उभरने वाले विचार, हालांकि परमाणु हथियार मुक्त विश्व के लिए भारत के प्रयास को हानि पहुंचाने वाला है, परंतु क्षेत्रीय स्थिरता के संदर्भ में इनकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। भारत निरस्त्रीकरण, शस्त्र नियंत्रण और अप्रसार के लिए प्रमुख संधियां की है। परमाणु निरस्त्रीकरण, शस्त्र नियंत्रण और प्रसार के लिए विभिन्न संधियां हुई है। एक है PTBT 1963, एक है नॉन प्रोलिफरेटिंग न्यूक्लियर वेपन्स